Good morning students, good morning viewers. You all are welcome to my syllabus guidance. Today's our topic is catalyst यानी उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो घटना होती है, उत्प्रेरक की जो घटना होती है उसको हम बोलेंगे उत्प्रेरण। तो ये कैटलिस्ट क्या है उसको सबसे पहले वर्जिलियस ने 1835 में बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, किंतु उनकी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। उस पदार्थ को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। उसके बाद ये हो गया कैटलिस्ट। उसके बाद आपके एक साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड, ये देखिए ओस्टवाल्ड है। ओस्टवाल्ड ने 1895 में एक और उसी के आधार पर वो डेफिनेशन दिए हैं कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है मतलब या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, किंतु खुद के भार यानी जिस चीज़ों से वो बना है, खुद के भार और उसकी जो रासायनिक संगठन है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी नहीं होता है, यानी वो अपरिवर्तित रहता है। वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, किंतु खुद के भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक एवं उसकी उपस्थिति से जो अभिक्रिया की दर में जो परिवर्तन होता है उस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है KClO3। यदि हम उसको ऐसे ही गर्म करते हैं, गर्म करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो जो विघटन होता है यानी जो टूटता है बहुत धीरे धीरे होता है और उसका टेम्परेचर लगता है 653 से 873 के बीच में। किंतु यदि हम उसमें कुछ उत्प्रेरक मिला देते हैं, उत्प्रेरक मीन्स MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं, तो वो कम ताप पर ही शीघ्रता से टूटने लगता है। कम ताप मतलब कितना कम? पहले लग रहा था 653 से 873, अब लग रहा है 473 से 633 केल्विन तक, और ये क्रिया बहुत जल्दी से होता है। तो और इस क्रिया को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये हो गया कैटलिस्ट का एक टाइप। कैटलिस्ट दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो क्यों पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ? क्योंकि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया है, मतलब कम समय में कम ताप पर ये जल्दी से यह क्रिया संपन्न हो गई, शीघ्रता से वो टूट गया, अपघटन हो गया। तो देखिए हमने एक इक्वेशन दिए हैं, केमिकल इक्वेशन। KClO3 जो है सॉलिड होता है, उसको MnO2 के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और एक अदर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अभी हमने बताया दो प्रकार की कैटलिस्ट होती है, टू टाइप, एक पॉजिटिव और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो किसी भी रासायनिक क्रिया के रेट को, दर को कम कर देता है। कैसे? मान लीजिए हम लोगों को ऑक्सीजन गैस पाना है, सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस भरा जाता है, हॉस्पिटलों में लगता है या और भी जगह में लगता है। तो मान लीजिए हमको ऑक्सीजन गैस निकलना है, किससे निकलना है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी फॉर्मूला है H2O2। ठीक है, अब H2O2 टूटकर H2O और O2 बनाता है, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। यदि किसी कारण से उसमें फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 आ जाता है, तो क्या होता है, उसकी जो ऑक्सीजन गैस या पानी में बदलने की जो क्रिया होती है वो बहुत मंद हो जाता है, धीमी हो जाती है ना, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया की दर को कम कर दे रहा है, धीमी कर दे रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो हमने अभी आपको बताया कैटलिस्ट क्या है।
कैटलिस्ट के टाइप कितनी है, और ये जो कैटलिस्ट के कारण जो रासायनिक क्रिया में जो घटना घटती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है या घटती है, उसको कहा जाता है उत्प्रेरण या कैटालिसिस। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ये जो कैटलिस्ट होता है इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो किसी पदार्थ यानी अभिकारक के साथ जुड़ता है ना। तो ये बताया गया है कि कैटलिस्ट फिर दो हो गया, समांगी और विषमांगी। ठीक है, एक हो गया होमोजीनियस, एक हो गया हेटेरोजीनियस, है ना। होमोजीनियस क्या बोलेंगे, तो होमोजीनियस क्या होगा, ये जो होमोजीनियस होगा जब अभिकारक मतलब जिसके साथ क्रिया होगी, अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था सेम हो। भौतिक अवस्था क्या बोलते हैं, बाहर से जो पदार्थ, उसका रंग, उसका जो गंध, उसकी जो बनावट वो होती है उसकी भौतिक अवस्था, या उसकी जो ठोस है, द्रव है, गैस है, वो होती है पदार्थ की भौतिक अवस्था। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। हाँ, जैसे कि मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की हम लोग यदि कोशिश करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोगों को बनाना है तो हम लोग को किसके किसके मिलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पहले क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे हम लोगों को बनाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं। ऑक्सीजन मिलाने के बाद उसमें क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है ना। तो इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी क्या है, गैस है, सभी क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था है। अच्छा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं हम, आप सोचेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल की फॉर्मूला तो पूरा नहीं आया है, लेकिन ये हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोगों को बनाना नहीं है, जो उसकी जो शीर्ष कक्ष विधि में जो शुरुआती जो अभिकारक लगता है उसको हम एग्जाम्पल देके बताए हैं। शुरुआत में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस को जोड़ा जाता है और उसमें कैटलिस्ट कौन रहता है, NO रहता है। तो NO की उपस्थिति में, क्योंकि तीनों गैसीय अवस्था है, तीनों अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था होने के कारण वो समांगी हो गया। फिर हम लोगों का क्या बनता है, SO2 गैस बनता है या SO3 गैस बनता है। ठीक है, तो SO2 के साथ O2 जुड़ेगा तो SO3 गैस बनेगा। शुरुआत में SO2 आपस में आके पास होता है, फिर जाके SO3 बनता है। ये शुरुआती केमिकल इक्वेशन दिखाया है। उसके बाद देखिए और एक एग्जाम्पल है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है एथिल एसीटेट। ये कैसे बना, एथिल एसीटेट कैसे बना, एथिल ग्रुप C2H5 होता है एथिल ग्रुप। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH है। तो H के बदले में H का रिप्लेस करके, हटा करके, विस्थापन करके उसमें एथिल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। इसी को एस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम एथिल एसीटेट को या एस्टर को पानी के साथ किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी H2 सुपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड CH3COOH बनता है और C2H5OH बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें देखिए तीनों ही लिक्विड स्टेट में है, एस्टर भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिक्विड है। चूँकि इसमें उत्प्रेरक और अभिकारक सब लिक्विड एक ही अवस्था में है, यानी तीनों की भौतिक अवस्था सेम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक में। हाँ, ये देखिए विषमांगी, इसमें हमने और भी समांगी उत्प्रेरक का और भी एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए, यदि आप देखना चाहें तो और भी दिए हैं। पोटेशियम क्लोराइड का विघटन किए हैं, ये आप हम लोगों को पहले ही बताए हैं। इसमें दोनों ठोस है तो ये भी समांगी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, है ना। विषमांगी उत्प्रेरण मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक
दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, मतलब कोई गैस हो तो कोई लिक्विड हो, कोई लिक्विड है तो कोई सॉलिड है, इस टाइप के जब होगा तब उसको हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे उदाहरण देखिए अमोनिया। अमोनिया में जब हम लोग हैवर्ड विधि से अमोनिया बनाते हैं तो N2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है ना। तो N2 और हाइड्रोजन, तो N2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसमें दोनों अभिकारक तो गैस है, लेकिन जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होगी वो उत्प्रेरक है फेरस का चूर्ण। यानी फेरस क्या है, सॉलिड है। देखिए इसमें लिखा है एस मतलब क्या है, सॉलिड है। तो जब फेरस चूर्ण की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्रिया करवाते हैं तो अमोनिया क्या बनता है, गैस बनता है। तो ये अलग अलग भौतिक अवस्था होने के कारण इसको हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो देखिए इसमें हमने और दिखाया है N2 और 3H2 FeS से होगा NH3 बना, और इसके बाद देखिए SO2 और ये O2 बना। इसमें भी देखिए गैस है दोनों। उसके बाद प्लैटिनम की उपस्थिति में इसका क्रिया हुआ। प्लैटिनम क्या है, इसमें उत्प्रेरक है। प्लैटिनम उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है और इसमें से जब क्रिया होकर बनता है SO3 गैस बनता है। चूँकि दोनों की भौतिक अवस्था अलग है इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, एंजाइम जो होता है हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एंजाइम क्या होता है, अधिक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। और उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। ये एक प्रोटीन है। तो ये कहाँ पे मिलता है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये जल में क्या होता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। ठीक, तो जब किसी अभिक्रिया में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस प्रक्रम को हम कहेंगे एंजाइम उत्प्रेरण, है ना। किसी भी अभिक्रिया में जब एंजाइम काम करेगा तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक, तो एंजाइम क्या हो गया, फिर अभी बता रही, रिपीट कर दे रही हूँ। एंजाइम जो होता है उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और ये मुख्य रूप से बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, जो बायो कैटलिस्ट भी इसको इसलिए हम लोग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बायो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल दीजिए तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, एंजाइम का उदाहरण दे सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखिए हम बता रही हूँ। सबसे पहले आता है इनवर्टेज एंजाइम, है ना। तो इनवर्टेज एंजाइम क्या करते हैं, जो सुक्रोज है, ठीक है ना, जो सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब ये पानी के साथ जुड़ता है तब जो इन्वर्टेज होता है वो उसको तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में। हम सब जानते हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जो रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, सेम होता है, C6H12O6 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या करते हैं, अल्कोहल में बदल देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। वो जाइमेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में वो C2H5OH में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। फिर एक आता है, ये सब हमारे अंदर होता है ना, जीवित कोशिकाओं में होता है। और फिर होता है डायस्टेज एंजाइम। वो क्या करता है, स्टार्च, हम लोग भोजन में स्टार्च लेते हैं जिसका फार्मूला क्या है, C6H10O5। उसके बाद देखिए लिखा है N का मतलब है जितने सारी संख्या है, N का मतलब नंबर है। उसको भी कई नंबर के पानी के साथ जब वो जुड़ता है तो ये डायस्टेज एंजाइम क्या करते हैं, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, यानी C12H22O11 में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद होता है टाइलिन एंजाइम। हम सब जानते हैं हमारे मुंह में, गले में जो लार होती है उस लार में क्या होता है, टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो C6H10O5N है वो लिक्विड एक्वस स्टेट में है, वो पानी के साथ जुड़ करके लार से, टाइलिन लार से वो जुड़ करके C6H12O6 में बदल देता है। फिर एक है यूरिएज।
देखिए फिर एक है यूरिएज एंजाइम, जो हमारे अंदर यूरिया बनता है उस यूरिया को वो अमोनियम कार्बोनेट में बदल देता है। ठीक है, ये देखिए यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। वो पानी के साथ जुड़ा और जो एंजाइम है वो उसके साथ कैटलिस्ट का काम किया, और जो सोयाबीन में भी रहता है उसको बनता है अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4CO3। उसके बाद देखिए मैं एक लिस्ट दे दी हूँ, उस लिस्ट में आप लोगों को बहुत से एंजाइम का नाम मिल जाएगा और वो एंजाइम कहाँ पे मिलता है और उसमें कौन सी उत्पाद बनता है। रुकिए एक मिनट, उसको मैं दिखा रही हूँ। पहले देखिए इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से मिलेगा, ईस्ट से। फिर किस में बदलेगा, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अमाइलेज हो गया स्टार्च, N इंटू ग्लूकोज में बदल जाएगा। माल्टेज ईस्ट हो गया, माल्टोज 2 इंटू ग्लूकोज में। ये आपका लिस्ट है, ये आप लोग देख लीजिए। तो आज मैं इतना ही पढ़ाई हूँ, आप लोग इसको देखिए पूरा। मैं पेप्सिन कहाँ पे मिलेगा, पेप्सिन आमाशय में मिलता है, ट्रिप्सिन आंत में मिलता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनता है। देखिए मैंने पूरा एक लिस्ट दे दिए हैं, आप लोग इस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड मेक योर notes।